हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों इस चैप्टर का हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लास्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। और आज का हेडिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है 11th के कोर्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, या उसकी डिफिनीशन वगैरह है वो भी उतना क्लियर नहीं रहता है, तो लड़के समझ ही नहीं पाते कि है क्या चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विद्यार्थी ध्यान से सुने, इसके बारे में एक बार कुछ न कुछ बता चुके हैं, लेकिन अब दोबारा लास्ट में एक बार सुना जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद्यार्थी, जहां से किसी वस्तु की पोजीशन और मोशन, पोजीशन अथवा मोशन का अध्ययन करते हैं, उस स्थान को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस स्थान को कहा जाता है जहां से किसी वस्तु की स्थिति और उसकी गति का अध्ययन करते हैं, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद्यार्थी वो होता है जहां पर क्या हो, ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो। मतलब ए 0 कब होगा, जब वी कांस्टेंट। ए जो है, ए मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब हम, जो प्रेक्षक होता है, जहां से खड़ा होके वो देख रहा है वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रेक्षक की या ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन 0 होती है। 0 हो या वो कांस्टेंट स्पीड से गति करे, कांस्टेंट स्पीड से गति करे, तो ऐसी दशा में वहां कहा जाता है कि प्रेक्षक का है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और अगर ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात वी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एक ही बात है, तो ऐसे में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। डिफिनीशन हम लिखा रहे हैं अभी। तो ये बात कैसे क्लियर हो यहां पे, जैसे एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, इसमें गोलक है या मास का, इसमें कोई आदमी बैठा है, इसमें कोई आदमी बैठा। अगर लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये आदमी जो है, ये दो पैर वाला जो आदमी है, उसके लिए गोलक कैसा दिखाई देगा। इसी गोलक में टेंशन हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं कैसे है। तो जब ये आदमी गोलक को देखेगा तो आदमी को गोलक कैसा लगेगा, स्थिर लगेगा। तो गोलक, तो ऑब्जर्वर के लिए या आदमी के लिए ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। ए इक्वल टू क्या है, 0 है। ए इक्वल टू, सॉरी, हाँ, ए इक्वल टू 0 यहां पे नहीं है। यस विद्यार्थी, एकदम क्लियर करें, क्योंकि अगर ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट में आदमी भी बैठा है, तो आदमी का भी एक्सेलरेशन क्या है, मतलब गोलक का वेग जितना है उतना ही वेग कितना है, लिफ्ट का है। तो गोलक और आदमी के वेग में कोई अंतर नहीं आ रहा है, मतलब जितने वेग से गोलक जाएगा ऊपर, उतने वेग से आदमी भी ऊपर जाएगा। तो वी यहाँ पे क्या है, वी आप कहा, गोलक के सापेक्ष आदमी का वेग क्या है, कांस्टेंट है। जितने वेग से गोलक ऊपर जाएगा उतने वेग से आदमी भी जाएगा। जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आदमी भी तो उतने ही एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ए यहाँ पे 0 नहीं है, ए 0 नहीं है,
ए जीरो नहीं है तो इसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वाला केस है ये। अगर आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है तो आदमी का भी एक्सेलरेशन ए है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो ये कहा जाता है विद्यार्थी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया? तो ये चीज है कब? जब ऑब्जर्वर जो है लिफ्ट के अंदर है तब, लिफ्ट के अंदर है तब, क्योंकि ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और आदमी जो लिफ्ट में बैठा वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इस आदमी के गोलक क्या है? स्टेबल कंडीशन में स्थिर लगेगा उसे। हाँ, यही केस दोबारा ले लेते हैं विद्यार्थी। अगर ये एक लिफ्ट ये है, इसमें गोलक लटका है, अब की बार प्रेक्षक यहां हो जाए, जो आदमी है वो कहाँ हो जाए? यहां हो जाए, और फिर मतलब सेम केस यही है। जो आदमी अंदर बैठा था उसे क्या कर लिए? बाहर कर लिए हम लोग। जब बाहर कर लेंगे तो आदमी तो ऐसे खड़ा है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो गोलक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इस बाहर वाले आदमी के लिए, ये बाहर वाला आदमी क्या है? ए इक्वल टू क्या यहाँ पे हो रहा है? ए इक्वल टू 0 है। तो जब आदमी बाहर खड़ा है तो बाहर के लिए गोलक स्थिर नहीं है, गोलक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जबकि ये आदमी खुद क्या है? एट रेस्ट पे है, तब भी एक्सेलरेशन 0 है। या आदमी ये कांस्टेंट स्पीड से चले तब भी एक्सेलरेशन क्या है? 0 होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 का केस आए विद्यार्थी, तो आप जान जाइएगा एक्सेलरेशन 0 का केस जब भी आए तो वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब भी कोई आदमी फ्रेम में ही घुस के बैठ जाए, वहां से कोई चीज का ऑब्जर्व करे, देखे, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इतना मतलब हमें बताना था। अब इसका डिफिनेशन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? तो आपको पहले बताया, जहां से कोई प्रेक्षक बैठकर, ये जरूरी नहीं है कांस्टेंट चाल से चल भी सकता है, जहां से कोई प्रेक्षक किसी वस्तु की स्थिति और उसके मोशन का अध्ययन करता है, जहां से बैठकर, उस स्थान को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं, ये मतलब समझाया, अभी डिफिनेशन बता रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इंग्लिश में देखें, ए फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड, माने स्थित है, बैठा है, एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, वहां से ऑब्जर्वेशन बनाता है, इज नोन एज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये उसका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जहां से कोई प्रेक्षक किसी वस्तु की स्थिति और उसके मोशन का ऑब्जर्वेशन करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं, उसकी डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। ऐसे और नोट में लिखा है, देयर इज नो मीन ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई वस्तु स्थिर है अथवा मोशन कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई वस्तु गतिमान अथवा स्थिर है, इसका आकलन लगाना एकदम बेकार बात है। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए जो आपके काम का है, फिर मैं कुछ और लिख रहा हूं। हाँ विद्यार्थी, यहां देखा जाए, पहला हेडिंग है इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार का होता है। पहला हेडिंग है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको कंसेप्ट पहले से हम बता चुके हैं कि प्रेक्षक का जब जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन 0 हो, वो रेस्ट पर हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो ऑब्जर्वर, ऐसी दशा में जब वो किसी वस्तु की स्थिति और मोशन का अध्ययन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ये एक और लिखा रहता है किताब में कि वह एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जहां पर न्यूटन लॉ वैलिड होता है, उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर इन विच न्यूटन लॉ इज वैलिड
कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसा फ्रेम जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है उसे, या न्यूटन्स लॉ लागू होते हैं, उसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 होता है ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, या वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यही दो चीज यहाँ पर होता है। अगर ये कंडीशन की पूर्ति होती है तो हम उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और एक है न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का लॉ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है, ये एकदम पक्की बात है। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है लड़कों को समझने के लिए, नोट में लिखा है अर्थ को माना गया है विद्यार्थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कुछ लड़के कहते हैं कि पृथ्वी तो मोशन करता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो फिर भी एक्सेलरेशन होता तो है विद्यार्थी इसमें, ये जो इसका कोणीय वेग ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। अरे पृथ्वी अपने अक्ष के परिता इस टाइप से भी तो एक इस प्रकार से चक्कर लगाता है और अपने अक्ष के परिता भी घूमता है, अपने अक्ष के परिता भी घूमता है और ये चक्कर भी लगाता है। तो ऐसी दशा में इसका कोणीय वेग बहुत कम होता है। कोणीय वेग बहुत कम होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। एक्सेलरेशन टेंज टू 0। एक्सेलरेशन भी बहुत कम होने की वजह से इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया। ये माना गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो ये एक चीज है, थोड़ा सा आपको सोचना है, ये चीज माना गया है, इसे आपको भी मानना पड़ेगा। तो इसका कोणीय वेग बहुत कम होता है, इसका कोणीय वेग बहुत कम होता है, शून्य नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी बहुत कम होने के कारण इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया है पृथ्वी को। मतलब कोई आदमी पृथ्वी पर खड़ा है, पृथ्वी पर ऐसे खड़ा होकर किसी प्रेक्षक की गति का कुछ ऑब्जेक्ट है, लिफ्ट वगैरह है, उसमें गोलक है, बॉब है, उसकी गति का अध्ययन करता है अगर, तो वो कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि आदमी खड़ा वो तो रेस्ट पे है, तो वो पृथ्वी तो रेस्ट पे नहीं है, तो पृथ्वी की रेस्ट पे रहेगा तो आदमी रेस्ट पे माना जाएगा। पृथ्वी के सापेक्ष सोचने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहरहाल अर्थ हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इतनी जानकारी हमें आपको देनी थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी ये डिफिनीशन के बारे में हम नहीं बोल पाए, लिखे तो हैं, बोल नहीं पाए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो भूल गए थे, तो बाद में यहाँ ये इसी की सीध है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट। आदमी जो होता है ना, ये लिफ्ट है, तो यहाँ आदमी क्या है, आदमी खड़ा है डबल पैर वाला, विच इज एट रेस्ट और विच इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये डिफिनीशन जो है विद्यार्थी आपके लिए लिखा है, इसका मतलब लिखा है, कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है, इनर्शियल पृथ्वी को क्यों कहा जाता है ये भी हम बताए। अब आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा हेडिंग देखा जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके डिफिनेशन सुने। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is going a non-uniform velocity along a straight line। non-uniform velocity मतलब वो एक्सेलरेटेड होगा, क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। along a straight line is called non-inertial frame of reference। we can say a not equal to 0 even if f net is equal to 0। मतलब f net दोनों दशाओं में 0 रहेगा। एक चीज और है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह बुक में दिया रहता है कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के नियम वैलिड नहीं होते हैं उसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड
तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता है और इसके बारे में ये आपको यहां जानना था और इसका मतलब हम आपको समझा चुके हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है और वहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता मतलब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले सवाल को हल करने के लिए विद्यार्थी एक आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है सूडो फोर्स या सूडो फोर्स या हिंदी में शायद कहते हैं अपकेंद्र बल। सूडो फोर्स ही आप जानिए, एकदम चर्चित है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की सहायता से, सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स का आगे मैं हेडिंग बता रहा हूं उसके बारे में। सूडो फोर्स का काम यह है कि न्यूटन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगाकर जो है न्यूटन के नियम को वैलिड कराया जाता है। मतलब सूडो फोर्स का काम यह है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स जब लग जाता है तब उसके बाद न्यूटन का नियम वहां पे लागू होने लगता है। तो आप इतना कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट कंसेप्ट आपका है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में पी साइलेंट है, वो लिया जाता है सूडो, SEUDO, लेकिन पी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इसका मतलब है। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स इट इज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसका काम है न्यूटन के नियम को लागू कराना। सूडो फोर्स का काम क्या है? इट इज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स का काम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का नियम वैलिड कराना, न्यूटन्स का नियम लागू करना। तो सूडो फोर्स यह P इक्वल टू होता है M माइनस MA। तो यह P मतलब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स कार्य करता है वो सूडो फोर्स है कहलाता है। M यहाँ पे क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट गोलक वगैरह जो रहेगा उसका मास रहेगा। लेकिन ये A दूसरे चीज का है। ए है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक आदमी होगा वो उसका एक्सेलरेशन है। निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव डायरेक्शन। मतलब ये है कि अगर कोई गोलक जो है इधर मोशन कर रहा है तो ये वाला फोर्स निगेटिव साइन नहीं लगाया जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ में ए। ये बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। सूडो फोर्स जो कार्य करता है, जो जिस हर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, ये यहां पे बताता है। हाँ, तो ये यहां पे बताता है विद्यार्थी। एक नोट है, नोट ये है सूडो फोर्स डज नॉट सूडो फोर्स does not follow action reaction law, does not follow action reaction law। हाँ, ये भी आपको जानना चाहिए। सूडो फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन लॉ, सूडो फोर्स डज नॉट फॉलो, सूडो फोर्स जो है पालन एक्शन रिएक्शन लॉ के नियम का पालन नहीं करता है। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। तो सूडो फोर्स के बारे में इतनी जानकारी आप लिख चुके हैं, इसे आप कॉपी कीजिए और इस जानकारी में बढ़ोतरी के लिए अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखिए पहला क्वेश्चन, सूडो फोर्स या इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के कंसेप्ट पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा और मजबूत हो जाए। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक लिफ्ट है विद्यार्थी, लिफ्ट है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसमें M मास का कोई बॉब लटका हुआ है, बॉब लटका हुआ, गोलक जिसे कहते हैं हिंदी में, बॉब लटका हुआ है। तो इसमें टेंशन चाहिए। अब ये सवाल हल करने का दो तरीका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक पहले हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे सॉल्व करते हैं। एक कोई आदमी होगा डबल हाथ पैर वाला, तो एक प्रेक्षक है ए,
ये आदमी यहां पर है? अब यहां से ये देखेगा तो क्या होगा, यहां से ये देख रहा है, यहां से ये देखेगा कि लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो गोलक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। गोलक भी ये रेस्ट पे है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसके लिए ए इक्वल टू क्या है, 0 है। ए इक्वल टू 0 है, या अभी कांस्टेंट कहेंगे तब भी वही बात है। तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां से देख रहे हैं दोनों जा रहा है, तो एम फ्री बॉडी डायग्राम अगर एम के लिए बनाए तो विद्यार्थी एम जी नीचे की ओर कार्य करता है, टेंशन ऊपर की ओर है टी, और ये रिजल्टेंटली कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा विद्यार्थी वो क्या आएगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या, एम ए। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए आएगा। टी इक्वल टू क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए आएगा। इस दशा में ये क्या कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आदमी क्या है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में है व्यक्ति। तो हम हल के रस्सी में टेंशन इतना आया, अथवा यही सवाल दोबारा हल करना चाहें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि जो आपको सवाल हल करना है विद्यार्थी वो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल को छोटा हो जाता है सूडो फोर्स लगाने से। तो यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं लगा क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 है, यहाँ न्यूटन लॉ वैलिड है, आराम से मेरा काम हो गया। लेकिन अब यही सवाल दोबारा मैं बनाऊं, दोबारा विद्यार्थी आप यहां देखेंगे लिफ्ट वही है, सब आदमी वही है, गोलक का मास वही है, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब की बार जो आदमी ए है वो कहां हो गया, अब की बार आदमी जो है लिफ्ट के अंदर चला गया। तो लिफ्ट के अंदर चला गया तो ये केस कहा जाएगा का नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पर अब की बार ए इक्वल टू 0 नहीं है, यहां पर अगर यही आदमी अब जो है कहां बैठा है, लिफ्ट के अंदर ही बैठा है, तो जब वो आदमी देखेगा किसको, गोलक को, तो गोलक उसे स्थिर दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गोलक अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो आदमी भी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए गोलक को क्या, उसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर विद्यार्थी यहाँ पे या पीडी देखें आप, ये यम मास है तो एम जी तो नीचे की ओर कार्य करता है, कोई आशंका नहीं। टी ऊपर की ओर कार्य करता है, टी क्या करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। तो आदमी के लिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है, ए इक्वल टू आदमी का एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है। तो नेट फोर्स टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू एम जी। अब बताओ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया विद्यार्थी। एक ही सवाल अब बताइए जो कि संभव नहीं है, मतलब एक, अरे सवाल वही है यार, रस्सी में तनाव बदल जाएगा, चाहे आप लिफ्ट के अंदर बैठिए चाहे आप लिफ्ट के बाहर बैठिए, उससे क्या लेना देना है। रस्सी में तनाव थोड़ी बदल जाएगा आपका अंदर बाहर बैठने से। इसका मतलब जो ये सवाल लगाए हैं बाद वाला, ये क्या है, गलत है। इसके तौर तरीके में कुछ कमी है। कमी ये है कि हमने सूडो फोर्स नहीं लगाया। मतलब अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस है विद्यार्थी, तो वो सवाल उसमें न्यूटन का नियम वैलिड नहीं है। न्यूटन का नियम वैलिड कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो यही गलती हमसे हुई है। और सूडो फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये सवाल आपका रहा गलत। सवाल सही करने के लिए इतना तो ठीक है, लेकिन हमने सूडो फोर्स नहीं लगाया। सूडो फोर्स अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है तो सूडो फोर्स क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है।
सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। अब विद्यार्थी हो गया टी इक्वल टू क्या, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। तो यही जो वेट लटका है, वेट तो नीचे रहेगा, सूडो फोर्स भी क्या कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। एम ए क्या है, सूडो फोर्स, पी सूडो फोर्स, यस एम ए क्या है, सूडो फोर्स। यहां नेगेटिव नहीं लगाया, नेगेटिव मतलब ये तो उल्टा लगाया गया। तो अब ये फार्मूले से क्या गया, टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यही आपका क्या आएगा, टेंशन फोर्स है। सूडो फोर्स लगाने से अब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि अब हम लोग जो है सूडो फोर्स लगाकर हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। ए पेंडुलम ऑफ मास एम, ए पेंडुलम ऑफ मास एम इज suspended from the ceiling of a train moving with an acceleration a, ये a acceleration से गति कर रहा है, as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। find the angle theta in the equilibrium position, equilibrium position मतलब जब ट्रेन a acceleration आगे बढ़ रहा है तो ऐसे ये पीछे की ओर जाके क्या हो जाएगा, टंग जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। आल्सो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन भी ज्ञात कीजिए। ये दो चीज थीटा और टी दोनों पूछ रहा है। तो इसको विद्यार्थी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम की सहायता से सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए हर प्रॉब्लम को। इससे आपका जो है सूडो फोर्स लगाने पर हर रास्ता बड़ा आसान हो जाता है, बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये गोलक है, इसका या बी डी बनाते हैं, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है गोलक का ये पोजीशन, इस पोजीशन इसका बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे। देखिए कोई है मास, उसका वेट हमेशा एम जी नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी केंद्र की ओर। अब ये टेंशन है, ये टेंशन है, तो ये दूर की ओर कार्य करता है, दूर की ओर कार्य करता है। अगर आप ये जानना चाहें तो ये एंगल कितना है, थीटा। अरे ये देखिए ये वाला यहाँ जब था तो थीटा कोण से ये इतना गया है, तो यह बी डी खींचने के लिए थीटा की हमें आवश्यकता होगी। अगर ये थीटा है, अगर ये विद्यार्थी थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। एफ बी डी आप खुद ध्यान दें, ये हमारा मास, गोलक का मास जो टंग गया है, यहां से जाके यहाँ पे टंग गया है, तो इसका एफ बी डी में खींच रहा हूं बॉब का। तो यहाँ पे इसका वेट नीचे की ओर, टेंशन इधर और टेंशन इधर, इसका कंपोनेंट में हमें डिवाइड करना चाहिए इस दशा में। टी कास थीटा हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, टी कास थीटा हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में आप देना चाहेंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। बस यही देना था विद्यार्थी, टी साइन थीटा। इतना तो आपने कर लिया, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा है, वो सिस्टम में बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है। ट्रेन के अंदर में बैठा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब ये सवाल हल करने के लिए आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। सूडो फोर्स एम ए क्या कार्य करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब विद्यार्थी इस टी की हमें आवश्यकता नहीं है, ये वाला इसको बैलेंस बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। मतलब टी साइन थीटा इक्वल टू क्या, एम ए इक्वेशन 1 हो गया। और टी का थीटा किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कहाँ लिखा भी होगा, यस इक्विलिब्रियम में है, हाँ। और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। 2 हो गया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। तो एम से एम कट गया, टी से टी कैंसिल हो गया,
ये आ गया tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी आएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन जी। तो एक आंसर तो विद्यार्थी ये क्लियर हो गया, एक आंसर क्लियर हो गया। और टेंशन अगर चाहिए विद्यार्थी तो टेंशन के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 2 का बर करके अगर जोड़ दिया जाए तब भी हमारा टेंशन बड़े आसानी से आ जाएगा। और थीटा बराबर ये वैल्यू रखेंगे तो हल करने में होगी दिक्कत, इसका या तो ज्ञात वैल्यू है, यहाँ बड़े आसानी से मिल गए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ कॉमन ले लें ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। और इसका मान क्या होता है, एक होता है, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का वर्गमूल तो बाहर निकल आएगा, तो एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो भी विद्यार्थी हमें पता चल गया। तो हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए हैं, सूडो फोर्स लगाकर। ये में ए क्या है, ये में हमारा सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये प्रॉब्लम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व नहीं हो सकता है, तभी सॉल्व होगा, तभी सॉल्व होगा। तो ये नहीं रहेगा, तो ये टी साइन थीटा इधर कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, तब भी वही आएगा। ये सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे आप, तो जो इसका कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा और इसी तरफ ऑब्जेक्ट मोशन भी कर रहा है, तो टी साइन थीटा तब भी क्या होगा, ये ए के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तभी हल करने पर यही आएगा। तो आप आदत डालिए क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल लगाने के लिए। तो ऐसे में बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट सवाल देखा जाए, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक लिफ्ट है विद्यार्थी, एक लिफ्ट है, वो G/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसके सीलिंग से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे T1 कह देते हैं। स्प्रिंग की जो रीडिंग ऑफ दी स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में टेंशन न हो, जैसे रस्सी में टेंशन होता है सेम टेंशन स्प्रिंग के लिए। ये स्प्रिंग को बैलेंस माना गया है, स्प्रिंग फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा विद्यार्थी, ये आपको जानना है। इतना ही है हमारी जानकारी में, ये चीज हमारी जानकारी में नहीं है। वो कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताइए या स्प्रिंग में टेंशन बताइए, ये आपको बताना है। जब ये टी ज्ञात हो जाएगा तो T1 बराबर 2T होता है, आप जानते हैं, ये हमें पता है, ये तो करना है, लेकिन ये हमें नहीं जानकारी। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से। अरे यार, मुझे पागल थोड़ी ना होना है, ये वाला आदमी अगर बाहर हो जाएगा बताओ कितनी समस्या वो झेलेगा। एक तो यहाँ आदमी है, अब वो देख रहा है G/10 एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर देख जा रहा है, एक वो हल करे। फिर अब देख रहा है कि रस्सी एक उसमें घिरनी है अंदर, रस्सी एक 2 kg है, 3 kg का है, तो 3 kg की ओर से ये नीचे की ओर गिर रहा है। बताइए दो कंडीशन को बाहर वाला आदमी कैसे झेल पाएगा। मतलब बाहर की सहायता से सवाल हल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे सवाल जो बहुत कठिन होते हैं उनको हल करने के लिए हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से हल करना चाहिए, मतलब सूडो फोर्स लगेगा वहां पे। तो ये उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गया। अब तो इसका एक्सेलरेशन जो है ये उसी में हो गया, उसी में बैठ गया। तो अब जब लिफ्ट जो है G/10 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये आदमी भी जो ऑब्जर्वर है वो भी G/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया साहब। अब बचता है क्या, अब इसका अंदर वाला मामला बनता है। अंदर वाले का कॉन्सेप्ट वो रस्सी वाले कॉन्सेप्ट के इक्वल होता है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या चीज है विद्यार्थी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नॉन इनर्शियल, INERTIAL, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। मतलब ये हल करने की शर्त नहीं है, सवाल में ये नहीं दिया रहेगा, ये आप चाहे जैसे हल करिए, उससे क्या लेना देना है सवाल वाले को। मैं कह रहा हूं कि आप कैसे हल करिए। तो हाँ विद्यार्थी, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें यह पीडी बनाना होगा। तो ये 2 kg का पिंड है, मैं यहां रखा हूं 2 kg का। 2 kg का है तो 2g नीचे की ओर वेट कार्य करता, कोई बात नहीं, टेंशन ऊपर की ओर, ये दर्शाएंगे विद्यार्थी। अब यहाँ पे सूडो फोर्स लगाएंगे, वो भी लिफ्ट के डायरेक्शन के अपोजिट। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स क्या करेगा, नीचे। तो mg था, यहाँ ma रहेगा। m कितना है 2 kg और a कितना है g/10, ma हो गया इतना। आइए हाँ, अब 3 kg का एफईडी देखिए, तो 3 kg वाला तो 3g मास नीचे की ओर mg कार्य करता हो तो बनाए mg, और t ऊपर की ओर बनाए, ये भी ठीक है। अब यहाँ सूडो फोर्स बनाना है, सूडो फोर्स दर्शाना है इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे की ओर। तो ma हो जाएगा, मतलब 3 और इसका एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब 2 इक्वेशन बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम कठिन है तो अब इसको सॉल्व करना है। अब अंदर हल करने का जो तरीका है उसको आप अख्तियार कीजिए। आप देख रहे हैं कि 2 kg वाला हल्का है, 3 kg वाला भारी है, तो जाहिर है कि अंतिम में रिजल्टेंटली अंदर की बात करो, बाहर छोड़ दो। अंदर की ओर 3 किलोग्राम नीचे आएगा, 2 किलोग्राम ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे टी, यहाँ का टी जो है नेट फोर्स जो आएगा टी माइनस इतना हो जाएगा, बराबर क्या ma आएगा, बराबर क्या होगा ma होगा। तो यही आपको करना है विद्यार्थी। देखते हैं, तो इसका इक्वेशन होगा T माइनस ये फॉर 2 किलोग्राम के लिए T माइनस 2g प्लस 2g/10 इक्वल टू क्या m है 2, ये g/10 हो जाएगा। सॉरी ma, ये ए वाला एक्सेलरेशन ए वाली चीज नहीं है। ये जो है ये वो एक्सेलरेशन है जो रस्सी जिस एक्सेलरेशन से 2 किलोग्राम जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 3 किलोग्राम जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये वो एक्सेलरेशन होता है। ये तो नेट फोर्स हो गया, समझिए नेट फोर्स है इक्वल टू ma। ये चीज मैं रस्सी के लिए लिखा हूं, ये अंदर जो 2 किलोग्राम पिंड है, 3 किलोग्राम पिंड है, ये चीज आया। हाँ, इक्वेशन आप सरल करना चाहे तो g/10 रख दीजिए, तो t माइनस 10 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये प्लस कितना है, g/10 रखेंगे, 10 कट जाएगा, 2 आएगा, इक्वल टू 2a आएगा। ऐसा कर सकते हैं, तो t माइनस 20 इक्वल टू 2a। चलिए अब इसे इक्वेशन 1 करिए, ऐसा g/10 रखने पर हल्का आया, देखते हैं क्या होता है। अब आइए यहाँ पे फॉर 3 kg वेट के लिए यहां देखते हैं। अब ये 3 kg वेट नीचे की ओर आएगा ए एक्सेलरेशन से, तो इसका नेट फोर्स इतने में से टी को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3g प्लस 3g/10 माइनस टी इक्वल टू ma, m मतलब 3a। हाँ चलिए ठीक है, इतना आया 3a। ए विद्यार्थी मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारा ये अंदर 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम पिंड का जो सरक रहा है रस्सी नीचे की ओर, उसका एक्सेलरेशन है। अब ये एक्सेलरेशन सूडो फोर्स में उपयोग कर चुके हैं, अंदर अब हल करिए। तो g/10 रखेंगे तो 10 30 प्लस 3 इतना आया, माइनस टी इक्वल टू 3a आया विद्यार्थी। ये 33 माइनस टी इक्वल टू 3a, इक्वेशन 2 आ गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो टी क्या कट जाएगा, तो 33 माइनस 22 इक्वल टू 5a। ऐड करोगे 3a प्लस 2a 5a आ जाएगा। तो 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 11 आया इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू विद्यार्थी आया 11/5। एक्सीलरेशन इतना आया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में पुट कर दो, तो t इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा
22 प्लस 2, ए के स्थान पे लिखेंगे 11/5, 11/5 इतना हो जाएगा। इतना आ रहा विद्यार्थी, टी का मान आ गया। तो 22 प्लस 11 दूनी 22/5, तो 22 बाहर लेंगे, 1 + 1/5, तो ये हो जाएगा 5 के 5 6/5, इतना आया टी विद्यार्थी। चलिए ठीक है, इतना न्यूटन आया। इतना न्यूटन अगर आया है विद्यार्थी, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसी में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 22 × 6/5, 6/5, तो 22 दूनी 44, 44 × 6/5 हो जाएगा। इतना न्यूटन विद्यार्थी आया, आप गुणा कर लीजिएगा। तो हम समझते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप विद्यार्थी जो भी फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, लाइक कमेंट के लिए या हमारे वीडियो का आप प्रसार करिए, लोगों को बताइए, दोस्त यार को बताइए, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें उन तक पहुंचाइए। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।